हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज। मैं आपका साथी, आपका दोस्त जेपी यादव, और हमारे साथ में फास्ट 9 न्यूज सहयोगी चैनल। और आज हम जिनसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक जीवन परिचय और उनकी मेहनत लगन सब हम आपके सामने भी दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं पूरा उनका जीवन और पूरा परिचय। और जो हमारे साथ में अभी बैठे हुए हैं, जो शख्स हैं, जो हस्ती हैं, वो अपना एक उनका जीवन कहा जाएगा कि बहुत कठिन परिश्रम से उन्होंने समाज को जो है कि मजबूती देने का काम किया है। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और परिचित होते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। सर, जो आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो लोग आपसे परिचित हो रहे हैं, उनको अपना पूरा परिचय और नाम पता दीजिए जरा। मेरा नाम लालमणि प्रसाद और गांव हमारा जसोवर है, जनपद संत कबीर नगर। मैं 1974 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है। सर बाजार, जो पहले बस्ती जिला था, आज संत कबीर नगर जिला है, जिसमें 1974 में हमको 3000 वोट मिला, जिसमें 2500 वोट से कांग्रेस हार गई। और जब रिजल्ट निकला तो लोगों ने कहा कि वहाँ पर लोकदल पार्टी के भीषम पासवान जी विजयी हुए हैं। तो हमने कहा मैं जीत गया भाई, मैं जीत गया। कहने कैसे आप जीत गए? तो हमने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने हराया था और हमने कांग्रेस को हरा दिया, इसलिए हम जीत गए। और उन परिस्थितियों में आगे संघर्ष करते हुए, क्योंकि मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन जुल्म जातीय अत्याचार का विरोध करने के कारण धीरे धीरे हमारा रुझान, हमारी हमारा जो मन में दर्द था, समाज की पीड़ा जो बचपन में मैंने देखा था, जुल्म जातीय अत्याचार एहसास कर रहा था, तो उसका एक ही रास्ता हमें महसूस हुआ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता वह चाबी है जिसके द्वारा सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को लेकर के हमने आगे बढ़ने का काम किया। और 1985 में मैं पुनः उसी विधानसभा से इलेक्शन लड़ा। 11,000 वोट पा करके मैं 4 या 5,000 वोट से मैं पुनः हार गया। फिर आगे चल करके 85 के बाद 89 में इधर बहुजन समाज पार्टी में वाम सेब की मीटिंगों में भी आता जाता रहा। लोगों को, जो संघर्ष करने वाले लोग थे, मीटिंगें लगाते थे, तो हम भी जाकर सुनते थे। तो मुझे एहसास होता था कि जरूर जो है कोई एक बड़ा आंदोलन है, एक विचारधारा को लेकर के लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने जो है जो महसूस किया, तो उसमें बाद में DS4 बना, तो DS4 में भी हम काम करने लगे जी। 81 में 1981 में DS4 बना, तो उसमें भी हम बस्ती जिले में काम करने लगे, बिना लालच स्वार्थ के हर मीटिंगों में जाना, लोगों के बीच बात करना। फिर जो है 81 के बाद जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, लेकिन उतना जानकारी न हो पाने के कारण DS4 बसपा, और वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका था। तो फिर 89 में मैं जा करके इलेक्शन लड़ा बहुजन समाज पार्टी से। लगभग 28,000 वोट पा करके मैं वहाँ पर 3-4 हज़ार वोट से मुझे फिर कामयाबी नहीं मिल पाई, कम रह गया। इसके बाद 89 के बाद फिर 91 में मैं इलेक्शन लड़ा बसपा से ही, और लगभग 31,500 वोट मुझे मिला, और 500 वोट से मुझे बेईमानी करके हराया गया। बाद में जीतने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के उस साथियों ने कहा कि विधायक जी, नेताजी, आप जीत गए थे, लेकिन हम लोगों ने बेईमानी करके आपको 500 वोट से हरा दिया। लेकिन हम
रातों दिन होल टाइमर वर्कर के रूप में अपने दबे कुचले समाज के बीच, पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच, माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जा करके जो मानवर कांशीराम साहब ने जो विचारधारा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की बात को लेकर के और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के जो मानवर कांशीराम, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण ए बी रामास्वामी नायकर पेरियर और उन तमाम संतों गुरुओं के चरणों में मैं इस नाते नमन करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अपने अपने समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। तो इसलिए मैं लगातार काम करता रहा और 93 में लगभग 56,400 मतों से पुनः मैं वहाँ कामयाबी हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो विधायक रहे उनको मैंने हराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आप 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। जी, मैं 93 के बाद 15 महीने के बाद सरकार गिर गई। सपा बसपा अलायंस में कामयाबी मिली। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और उसके बाद मानव कांशीराम साहब ने पूरा सोच विचार करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी से अलायंस किया। अलायंस करने के बाद जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और अलायंस चलने लगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ कुछ आई जिसके नाते क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा तो अलायंस टूट गया। अलायंस टूटने के बाद पुनः फिर मैं वहाँ से लड़ा इलेक्शन अपने हैसर बाजार विधानसभा से, जिसका नतीजा हुआ कि मैं दोबारा फिर जो है विधायक बना। अब मैं कामयाबी मिली और फिर 97 में मैं मिनिस्टर बना। 97 में होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा ये हमारे पास विभाग थे। फिर जो है 6 महीने के बाद फिर जो है दूसरा विभाग ये स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, ये हमारे पास विभाग रहा और उसके बाद हम 5 साल लगातार विधायक भी रहे। ऐसे अलायंस टूट गया। सब भाजपा ने सहयोग करके जो 6-6 महीने का अलायंस था वो टूट गया, समर्थन वापस हो गया। फिर विधायक रहे और इसके बाद मैं भी एमपी लड़ने लगा। बस्ती सदर लोकसभा जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ता रहा। 96 में लड़ा, 98 में लड़ा, 99 में लड़ा और बाद में 2001 में जो है बेईमानी करके मुझे हरा दिया गया विधानसभा वहाँ पर पार्लियामेंट। और जिसका नतीजा हुआ कि जब 4 में मौका मिला, 4 से 9 के बीच में मैं पुनः 26,000 मतों से मैं कामयाब हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस्ती से। हम ही नहीं जीते, खलीलाबाद जिन लोकसभा से माननीय भालचंद्र यादव जो आज दुनिया में नहीं है वो कामयाबी हासिल किए और मुकीम साहब डुमरियागंज बस्ती के तीनों लोकसभा सीटों को बसपा को कामयाबी मिली। हमारे तीनों सांसद हुए। ऐसे परिस्थितियों में मैं बिहार 5 साल बिहार रहा, 3 साल झारखंड रहा। उत्तर प्रदेश के तमाम कमिश्नरी में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने जो है बुनियादी काम किया अपने ज़िले में। अब जब हम मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था 97 में, उस समय कम कार्यकाल में भी मैंने बस्ती एक ज़िला था जिससे सिद्धार्थनगर बना और उस समय मंत्री पीरियड में मैंने सूफी संत कबीर साहब के नाम पर जो खलीलाबाद के पास 5 किलोमीटर पर वहाँ पर जिनका देहावसान हुआ था उनके नाम पर, क्योंकि करोड़ लोग अनुयायी हैं कबीर साहब के पूरे देश में, और वहाँ पर उनके नाम पर मैंने सूफी संत कबीर साहब के नाम पर संत कबीरनगर जिला बनवाया। संत कबीरनगर जिला के साथ साथ मैंने जो है अपना विधानसभा दनघटा तहसील बनवाया, मेहदावल तहसील बना, सोहरतगढ़ तहसील बना। 32 साल से लोगों की मांग थी सिद्धार्थनगर जिले में, लेकिन सोहरतगढ़ तहसील नहीं बन पाई। लालमणि प्रसाद सोहरतगढ़ को भी तहसील बनवाया, पौली ब्लॉक बनवाया, दुगोलिया बाजार ब्लॉक बनवाया, बेलहर कला ब्लॉक बनाया और बिहार घाट का पुल जो है मेरे ही रिज्यूम में बहन जी ने स्वीकृत किया था और बिहार घाट का पुल भी बन के तैयार है, आज भी देख रहे हैं लोग। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं टांडा का पुल भी स्वीकृत हुआ, टांडा का पुल भी बना। ऐसी परिस्थितियों में तमाम नदियों पर पुल अपने ज़िले में विधानसभा में बना और ऐसे परिस्थितियों में काम करते हुए मैं इस मुकाम तक पहुंचा कि चाहे जहां पूरे
उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम मंडलों में मुझे काम कर, जहाँ भी ड्यूटी लगी हमने ईमानदारी निष्ठा के साथ काम किया। और आगे चल कर के हमें ये महसूस हुआ कि हमें वास्तव में जिन महापुरुषों ने बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब अपने बेटे राजरतन 11 साल के बेटे को ही नहीं, अपने 4-4 बच्चों को समाज के लिए गंवा दिया। और आज उनके इस एहसान को, उनके इस कुर्बानी को हमारा बहुजन समाज कभी उसे उड़ी नहीं हो सकता। उनके त्याग तपस्या के कारण जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा की जोत जलाई, और सावित्रीबाई फूले ने जो शिक्षा की जोत जलाई, और सबसे ज़्यादा तो हम ऋणी हैं हमारे कुर्मी समाज के छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वजीफा न दिया होता तो बाबा साहब विदेश में पढ़ने नहीं जा पाते, और जब पढ़ने न जा पाते इतना विद्वान बनते, जब इतना विद्वान बनते तो देश का संविधान बनाते, और देश का संविधान बनाते तो हमें हक अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों को और धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात है तो वो हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती, पढ़ने लिखने का अधिकार। आज यही देश है, इसी देश में हमें स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री शूद्र को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब आज बाबा साहब के बदौलत, संविधान के बदौलत हमारे लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, SP तमाम लोग हुए हैं, और हर वर्ग के लोग आगे बढ़ने का। तो हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा दबा कुचला समाज, अनुसूचित जाति जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी ऋणी हैं, क्योंकि आज उनके आइडियोलॉजी पर लोग चल रहे हैं और विचारों से लैस हो रहे हैं। आज मैं ऐसे मौके पर मैं आप लोगों के बीच में अपने इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी संविधान जो है, ये आज़ादी के लगभग 79 साल से ऊपर का समय बीत, लगभग 80 साल होने वाला है कम ही समय में। सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं, नंबर 1 अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय। यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। ईमानदारी के साथ बाबा साहब का संविधान पूर्ण पे लागू हो जाता तो आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी आज़ादी के लगभग 80 साल होने जा रहा है। इस देश में नाना प्रकार के जुल्म जाति अत्याचार होते हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, झुग्गी झोपड़ियाँ फूकी जाती है, और जब गरीब आदमी न्याय प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसे न्याय नहीं मिलता। आज किसी से छिपा नहीं, इस देश में तमाम प्रकार के जुल्म जाति हर जगह दबे कुचले समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कानून कितना भी अच्छा हो, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के नियत के ऊपर डिपेंड करता है। आज संविधान जो गलतियां, थोड़ी बहुत गलतियां 55-60 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की थी, जिसके क्योंकि संविधान पूर्ण पे लागू नहीं हो पाया, पिछड़ों का जो है, जबकि 52-54% बैकवर्ड है, 52-54% बैकवर्ड है। सही माने में बाबा साहब के संविधान में जो हक अधिकार है तो उनके जनसंख्या के आधार पर 52-54% बैकवर्डों को हक हिस्सा मिलना चाहिए था। अनुसूचित जाति के 21+2 अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए था। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के चाहे जो लोग हैं उनको भागीदारी मिलनी चाहिए थी जनसंख्या के आधार पर, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए हम आज आह्वान करना चाहते हैं लोगों से कि आइए, ऐ दबे कुचले समाज के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, अभी संविधान को लागू कराने पूर्ण संविधान आपको लागू नहीं हुआ है। इसलिए आज जो परिस्थितियां ऐसी हैं कि बदली हुई हैं कि हमें बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना होगा। ये जिम्मेदारी इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग, जो दबे कुचले समाज के लोग, धार्मिक समुदाय के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी जैदी जिम्मेदारी है। कि मानो काशीराम जी ने कहा था, हम समाज बनाने निकले हैं, समाज नहीं बन पाया, सरकार बन गई, लेकिन नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ ये पतन के रास्ते ले जा रहा है। और यदि इनकी चिंता हमारे नेताओं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से यदि पिछड़े वर्ग के नेता और अनुसूचित जाति जनजाति के नेता और जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर समाज विश्वास कर रहा है, यदि आपका ईगो,
लालच और स्वार्थ इसको छोड़ करके जिस दिन समाज की चिंता लोग कर लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, वहां पर बहुजन समाज का शासन होगा और बाबा साहब का संविधान उन पर लागू होगा। ये मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सर, आपने अपनी बात को बेबाकी से रखा। और हम दोस्तों, आप देख रहे थे कि तजुर्बा नहीं, उम्र नहीं, तगाजा नहीं, विश्वास बोलता है। और ये विश्वास रहा देश के प्रति, जवानों के प्रति, किसानों के प्रति और जो आने वाली जनरेशन है, एक शहर भी और उस बात को रख रहे थे जो कि अपना जीवन उन्होंने किस तरीके से किया, एमपी रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, क्या क्या काम किया उन्होंने, और पूरी बात को रख रहे थे। और आगे वाली, आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है या जो समाज है, जो देश किस तरीके से चलेगा, देश को मजबूत कैसा करना, सारी बातें आपसे, आपके सामने रख रहे थे सर। कुछ मैं पूरा बहुजन समाज के लोगों को का आह्वान करते हुए एक शायर के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपने बात को पहुंचाना चाहता हूं। पूरे बहुजन समाज के लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के नेतृत्व करने वाले लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो। बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम। बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम। न जीते जी अगर मरने की अभिलाषा उमड़ पाई, अरे फिर बाद मरने के बताओ क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत सर, आपने अपना समय दिया और हम चाहेंगे कि जरूर फिर आगे भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम आपको उन सर का एक बार फिर से परिचय बता दें कि जो है कि इस समय सर ने एक बीड़ा उठाया है, जो कि बहुजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और युवा पीढ़ी के लिए एक ताकत बन रहे हैं। और इस ताकत को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से भी, अपने सहयोगियों के माध्यम से भी। सर, हम भी आपको वादा करते हैं कि जरूर कंधे से कंधा मिला करके जन जन तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।